फिरोजशाह एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पीवाईक्यू को लेकर के बात कर रहे थे। कल की एक क्लास हम लोग पीवाईक्यू के ऊपर ऑलरेडी ले चुके हैं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर के उस क्लास को जरूर देखिए। आपको उस क्लास से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज उसी सेशन को हम आगे की तरफ अग्रसर करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास है वो आपका इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अपने से क्या कहा गया है कि 8 वर्ष में 14,400 रुपए की धनराशि बढ़कर 21,312 रुपए हो जाती है तो ब्याज की साधारण दर क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले देखो अपने को प्राइस क्या दी गई है, 14,400। 14,400 अपने को प्राइस दी गई है। ये बढ़कर कितनी हो जा रही है, ये हो जा रही है अपने 21,312। ठीक है। और इस प्राइस को यहां से यहां तक जाने में कितने वर्ष लगे हैं, 8 वर्ष लगे हैं। यानी कि इस प्राइस को यहां से यहां तक मूव करने के अंदर 8 ईयर लग गए हैं। इतना उसने जमा कराया, अब वो प्राइस 8 साल में इतनी हो गई। तो आप ये देखो कि उसने कमाया कितना है। तो कमाई हुई राशि यानी कि इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो या तो आप डायरेक्ट ही यहां से यूनिट डिजिट करके घटा दो या फिर अलग से लिख करके घटा दो, जैसे भी अपनी सहूलियत हो आप उस सहूलियत के हिसाब से काम करो। तो यहां पर आप देखो 21,312 है, मैं अलग से घटा देता हूं। 21,312 में से अपने को 14,400 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया 2, ये 1, ये 9, ये 20 हो गया। 20 में से 14 को घटाओगे तो आ जाएगा 6। यानी कि 6 साल 8 साल के अंदर उसने 6,912 रुपए का उसको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो आप क्या किया करो, इसमें से इसको आपने घटाया तो अपने पास कितना आ गया, 6,912 आ गया। इसमें आपने भाग लगाया 8 का। 8 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 1 साल के अंतर्गत उसने कितना इंटरेस्ट या कितना ब्याज कमाया है, इसलिए मैंने 8 का भाग लगा दिया। अब इसको आप सोल्व करो, 8 से इसको काटते हैं। 8 से 64, 8 × 64 बच गया कितना, 5। 8 × 6 = 48 बच गया 3। 8 × 4 = 32। अपने पास कितना आ गया, अपने पास 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 864। अब ये 1 साल का जो इंटरेस्ट है ये कहाँ से आया है, कि इसी प्रिंसिपल अमाउंट से आया है, मूलधन से आया है। तो आप क्या करो, इस 864 के अंदर भाग लगा दो 14,400 का। और चूंकि अपने को रेट निकालनी है, रेट परसेंटेज में होती है, तो इसको आप परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट दो, 12 से काटोगे तो ये 12 पर कटेगा। 12 से 84 होता है, बच गया 2। 12 दूना 24, 12 6 72। यानी कि इसको सोल्व करने पर जो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो आई है 6%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली समझ में आया होगा। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, एक छात्र 5 विषयों की परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में उसके अंक 89, 91, 88, 94 हैं, तो 5वें विषय में उसके अंक ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बचपन में भी हम लोगों ने काफी कुछ किए हुए होते हैं। जैसे मैं आपसे ये बात कहूं कि आपको सिंपल क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज की बात, हाँ परसेंटेज यहाँ पर कहा गया अपने को। तो जब भी अपने को परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो किसी के 700 नंबर से 600 नंबर बन रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि इसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, कितने परसेंट अंक अचीव किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने उसे मिले हैं वो ऊपर रखते हैं, जितने में से मिले हैं उसको नीचे रखते हैं। और परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्विवेलेंट में अपने को एक परसेंटेज वाली वैल्यू मिल जाती है। इतना ही काम करते हैं। तो वो का वो काम अपने को यहाँ पर करना है। देखो
एक छात्र 5 विषयों की परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करता है। अब यहाँ पर अपने को ये नहीं दिया गया कि ये जो पेपर हैं ये कितने कितने नंबर के हैं। तो जब आप इसको 100 मान करके करोगे तब जा करके आपका आंसर आएगा। यानी कि प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट हैव इक्वल मार्क्स इज इक्वल टू 100। यानी कि जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे 100 नंबर के हैं। तो ये भी 100 नंबर का है, ये दूसरा 100 नंबर का, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। यानी कि टोटल जो आपका पेपर है ये 500 नंबर का है। 500 को नीचे रख दिया। अब उसके 4 सब्जेक्ट के नंबर तो अपने को दे दिए। एक में 89 उसके बने हैं, दूसरे में 91, तीसरे में 88, चौथे में 94। तो इसको यहाँ पर लिखो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वहीं पर ऐड करके काम निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हो गया 89, यहाँ आ गया अपना 91, यहाँ 88 प्लस 94, और जो 5वें विषय का जो अपने को नंबर निकालना है उसको मैंने x मान लिया, तो प्लस में x आ जाएगा अपॉन इंटू 100, ये इक्वल टू हो जाएगा अपना 92 के। ठीक, बस इसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। करते हैं सोल्व, ऐड करते हैं इसको। देखो 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, यानी कि एक तो हो गया अपने पास 340। इस 340 में अपने को कितना ऐड करना है, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22। इसमें आप 22 ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 362 आ जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करने पर अपने पास आया 362 प्लस एक्स। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोनों जीरो आपस में इससे कैंसिल हो गए। ये 5 उधर जाएगा तो 92 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 5 92 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और ये जीरो, कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वही अपना आंसर होगा। तो x की वैल्यू निकाल दो, x इक्वल टू 460 माइनस कर दो आप 362। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, 60 तो ये और 38, ये 60 और 30 90 और 8 98, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 98 आ गई। यानी कि जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कौन सा अंश बचा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एलसीएम को निकालने को लेकर। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, ए जो है वो एक काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है। तो यहाँ पर हमने 30 रख दिया। अब अपने को सबसे पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि असलियत में टोटल वर्क है कितना। और वो निकालने के लिए यहाँ पर जो भी आपने नंबर्स लिए हैं आपको उनका एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम कैलकुलेट करना बता देता हूँ कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले जब हम छोटे थे तो एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करते थे, हम 20 30 ऐसे लिखते थे, बाद में 2 से डिवाइड करते थे, ये 10 और ये 15, वापस 2 से देते थे, ये 5 और ये 15, फिर 3 आपका 5 से, ये 1 और ये 3, फिर आप 3 से दोगे तो ये 1, ये 1, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 का डबल 60, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा आपका 60। ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पर यदि आप ऐसे एलसीएम निकालोगे तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि अपना काम थोड़ा फटाफट हो। एलसीएम की जो वैल्यू है वो अपने को बिना लिखे ही मिल जाए, क्या ऐसा कोई तरीका है क्या। तो ऐसा एक बहुत ही शानदार सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप उस तरीके को थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो देखना, यहाँ पर एलसीएम 60 आ गया। आप क्या किया करो, जब भी ऐसे दो नंबर आपको मिल जाएं तो जो बड़ा वाला नंबर है उसकी टेबल मन ही मन में बोला करो, और उस टेबल के अंदर जो भी छोटा नंबर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें 30 का भाग भी जाता हो
और 20 का भाग भी जाता हो, वही अपना एलसीएम है। अब जैसे 30 है, 30 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। उस 60 के अंदर 30 का भाग तो जाता है और उसके अंदर 20 का भाग भी जाता है, यानी कि जो अपना एलसीएम है, एलसीएम कितना है, 60। तो देखो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही एलसीएम अपना यहाँ से आया है। तो एलसीएम अपना कितना हो गया, एलसीएम 60 हो गया, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 60 है। अब जो ए है, ए इस 60 काम को 20 डेज में करता है, तो बताओ एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो एक दिन में काम निकालने के लिए आप इस 60 में इस 20 का डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। और जब भी आप किसी चीज का एक दिन में किया गया काम निकालते हो, वो उसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी 3 है। अब इसी तरीके से आप बी की कैपेसिटी निकालो। चलो बी की कैपेसिटी निकालते हैं। बी को देखो, ये 60 काम को 30 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये निकालने के लिए आप 60 में 30 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखो अपने पास ए की कैपेसिटी भी आ गई, बी की कैपेसिटी भी आ गई। अब उसने अपने से क्या पूछा है, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो आप ये देखो पहले उन्होंने कितना काम कर लिया। कैपेसिटी कितनी है, ए की 3 है, बी की 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा। ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे, तो दोनों की कैपेसिटी ऐड हमने कर दी, तो आ गया 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि 10 दिनों तक एक साथ काम कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास कितना आ गया, 50 आ गया। टोटल काम कितना था, 60 था। कितना कर लिया, 50 कर लिया। कितना बचा, उसने पूछा क्या है, कौन सा अंश बचा है, तो बचा कितना है, 10 बचा है ना, 10 भाग बचा है। किसमें से बचा है, 60 में से बचा है, तो 60 का भाग लगेगा। उसने यही पूछा है काम का कौन सा अंश बचा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि उन्होंने कितना काम कर लिया, तब अपना आंसर क्या होता, तो अपने को पता है उन्होंने 50 काम कर लिया, इस 50 में आप 60 को डिवाइड कर देते, 5/6 अपना आंसर आ जाता। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। उनमें से 3 संख्याएं 21, 22 और 24 हैं। अन्य 2 का अनुपात जो है वो 13:16 है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। इन दोनों के अंदर जो न्यूनतम संख्या है वो अपने को फाइंड आउट करनी है, वो अपने को ज्ञात करनी है। तो एवरेज का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। आपको किसी भी नंबर का जब एवरेज कैलकुलेट करना होता है, तो जितने भी नंबर आपको दिए गए होते हैं, आप उन सभी नंबर्स को ऐड करो और उन नंबर की जो काउंटिंग है उनको गिनो कि वो नंबर वास्तव में कितने हैं, उसका आप उस एडिशन के अंदर भाग लगा दो, एवरेज अपने पास आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। देखो उसने क्या कहा, 5 संख्याओं का औसत 25 है, यानी कि 5 इधर आएगा, 25 उधर जाएगा। तो जब 20 आपके 5 को मैं उधर भेजूंगा तो वो 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 5 से मल्टीप्लाई होकर के 125 बनाएगा, यानी कि सम ऑफ नंबर्स कितना है, 125 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जितने भी नंबर्स हैं टोटल, उसने कितने नंबर दिए हैं, उनमें से 3 संख्याओं का 5 संख्याएं, यानी कि ये जो एडिशन है ये 5 संख्याओं का एडिशन है, जिसमें से 3 संख्या तो अपने को गिवन है, तो वो आप लिख दो। और आप चाहो तो इनको ऐड करके लिख सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ। 2 2 4 2 6, तो 60 तो ये हो गया। 4 2 6 और 1 7, 60 और 7 कितना हो गया, 67 हो गया, यानी कि सम तो आ गया 67। लेकिन ये तो 3 संख्याओं का सम आया है, अपने पास तो 5 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं
उसका रेशियो वाली वैल्यू अपने को गिवन है, यानी कि एक संख्या तो 13x है, एक 16x है। दोनों को ऐड कर दो तो 16 और 13 को ऐड करोगे तो 29 आएगा, तो 29x हो गया। और इक्वल में किसके आ जाएगा, ये 125 के आ जाएगा। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से जब 67 उस साइड ट्रांसफर होगा तो 25 में आप 33 जोड़ोगे तो अपने पास आ जाएगा 58। उस 58 में आप 29 का भाग लगा दोगे तो अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। और यहाँ पर हमने क्या माना था, एक तो है 13x और एक है आपका 16x। x की वैल्यू 2 आप यहाँ रखोगे तो एक तो आ जाएगा अपने पास 26 और एक आ जाएगा अपने पास 32। उसने अपने से क्या पूछा है, उसने पूछा है कि न्यूनतम संख्या याद करो, बताओ मुझे कि 26 और 32 में छोटा कौन सा है। तो आप कहोगे कि 26 है, यानी कि जो 26 है वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा। एवरेज के फॉर्मूले को देखने के बाद उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी और अपना आंसर अपने पास आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो, एक आदमी ने 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय की। वो 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल यात्रा की। वो पहले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल यात्रा करता है और आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा साइकिल से करता है। और ओवरऑल कितनी यात्रा की है उसने, 24 किलोमीटर की यात्रा की है 3 घंटे के अंदर। पूछा क्या है, आदमी द्वारा पैदल की गई दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करो। देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा, स्टार्टिंग में आप यहां से पढ़ो। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल यात्रा की। उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखी है जब वो पैदल चल रहा था। ये मैंने पैदल जो स्पीड थी उसकी वो रख दी। अब यहाँ पर देखो, और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से यात्रा की, तो यहाँ पर मैंने 12 रख दिया जब वो साइकिल से चलता है। यहाँ पर यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा। और एलिगेशन के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू हम रखते हैं वो वैल्यू जो है वो ओवरऑल वैल्यू होती है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है यहाँ पर कि 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहाँ पर उसी यूनिट की वैल्यू रख सकते हो जो यूनिट यहाँ पर इन दोनों नंबर्स की है। तो इन दोनों नंबर्स की यूनिट क्या है, दोनों नंबर्स की यूनिट तो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको इस ओवरऑल वाली जो चीज है उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में रखना पड़ेगा। तो 24 में आप 3 का भाग लगाओगे तो 8 आएगा, उस 8 को आप इधर रख दो। ठीक है, इसकी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी यूनिट भी किलोमीटर प्रति घंटा। ये एलिगेशन लगाने का तरीका है। और यहाँ पर ये जो नंबर आता है ना, जो मिड में बैठा हुआ होता है, वो इस एक नंबर से तो बड़ा होगा और दूसरे नंबर से छोटा होगा। अब आगे क्या करना है उस चीज को ध्यान से समझना। देखो, अब आपको क्या करना होता है कि जो बड़ा वाला नंबर है उससे इस नंबर को घटाना है। यानी 12 से आप 8 को घटाओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 4 आ जाएगा। उसके बाद में इस 8 में से इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में 8 बड़ा नंबर है। इस 8 से आप 4 को घटा दोगे तो अपने पास 4 आ जाएगा। अब इनका रेशियो जब आप निकालोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। अब ये क्या चीज है वो ढंग से आप समझना। ये वो चीज है जो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर लिखी गई है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, आर लिखा है, घंटा लिखा है। यानी कि ये जो रेशियो है वो घंटों का रेशियो है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो उसको टोटल जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 2 घंटे लगे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि उसको 2 घंटे नहीं लगे, उसको तो 3 घंटे लगे हैं। यानी 2 घंटे की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 3 घंटे की इक्विवेलेंट है। यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। अब अपने को याद क्या करना है, जो चीज अपने को याद करनी है वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। उसने क्या कहा, आदमी द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 6 किलोमीटर जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपका ये एलिगेशन लगाने का तरीका। यदि आपके कहीं इस तरीके के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के हिसाब से और लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
यहाँ पर देखो रूट है, इस पूरे का रूट है और अंदर 3 प्लस रूट 27 प्लस रूट 73 प्लस रूट 64 है। अपने को पूछा है कि ये जो वैल्यू है इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास में ओवरऑल क्या निकल करके आएगा, ये बात है। तो कल की क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको स्क्वायर जो है वो कम से कम भी 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपके स्क्वायर याद है तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली ही कर दोगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि बताओ रूट 4 कितना होता है, तो अपने को पता है कि जो 2 का स्क्वायर है वो तो 4 होगा, यानी कि 4 जब बाहर आ जाएगा तो 2 बन करके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं आपसे कह दूं बताओ रूट 81 कितना होता है, तो आप कह दोगे ये तो 9 के इक्विवेलेंट होता है। तो बस यही जो काम है वो इस क्वेश्चन के अंदर करना है। इस क्वेश्चन को अपने को अदर्स अदर्स जगह कहीं लिखना नहीं है, आप यहीं की यहीं इस क्वेश्चन का निपटारा कर दो। देखो रूट 64 है, बाहर आएगा तो 8 बनेगा। 73 में 8 को ऐड करोगे रूट 81 आएगा, बाहर 9 आ जाएगा। 27 और 9 36 होगा, बाहर 6 आ जाएगा और 6 और 3 9 होगा। 9 अंडर रूट 9 आएगा, वो बाहर आपका 3 बन करके बैठ जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार मैं इसको लिख करके समझा देता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 73 प्लस रूट 64। अब देखो इस हिसाब से ये क्वेश्चन है अपने पास, और ये पूरे का रूट है, ये जो रूट है ना इस पूरे का रूट है, ये रूट भी ऐसे है, उसके बाद में इस तरीके से। अब देखो ये कितना होगा, रूट 64 है तो 8 होगा, 73 और 8 आपका 81 हो जाएगा, इधर से 9 आ जाएगा, 27 और 9 36 हो जाएगा, बाहर आकर के 36 6 बन जाएगा, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से कितना था देखो 8, ये तो था आपका 8 बना, और 73 में 8 ऐड किया तो अपने पास आ गया 81, 9 आ गया, ये अपने पास इधर आ गया 6, यानी कि ये बन गया अपने पास रूट 9, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी, जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे, इसलिए कोशिश किया करो कि लिखो कम से कम, जो काम वर्बली हो सकता है उस काम को वर्बली करने की ही कोशिश किया करो। लिख करके वैसे भी केवल और केवल टाइम ही जाया होता है, इसलिए जो भी कैलकुलेशंस हो कोशिश किया करो मन ही मन में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो और शांत तरीके से कैलकुलेशन को किया करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो 20%, 10% और 12.5% की 3 क्रमिक छूट लागू होने पर कुल छूट क्या होगी। अब यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता सकता था, आपको 100 मान करके आप जो भी ओवरऑल डिस्काउंट है वो निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने एक बदमाशी कर दी। कौन सी बदमाशी की, उसने यहाँ पर 12.5% डाल दिया। तो आप 100 मान करके करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी जोर आएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो और कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे हम इसको बिना कोई ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए कर सकें, तो ऐसा तरीका भी है, और ऐसा एक तरीका है फॉर्मूले वाला। लेकिन फॉर्मूले वाला तरीका भी तभी लगेगा, आपकी कैलकुलेशन तभी कम कर सकेगा जब आपके पास में कोई भी परसेंटेज वाली वैल्यू है वो पॉइंट के अंदर ना हो, डेसिमल के अंदर ना हो। लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल में दे दिया है ना। फॉर्मूले वाला तरीका एक बार मैं बताता हूँ। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट था आपका डिस्काउंट का, डिस्काउंट का यानी कि छूट का, बट्टे का। जब आपको कोई सिंपल परसेंटेज वाली वैल्यू दी जाए, किस हिसाब से, जैसे देखो कोई सिंपल परसेंटेज वाले वैल्यूज हैं अपने पास 10% और 20%। देखो पॉइंट में कोई परसेंटेज नहीं है ना, तो जब भी सिंपल परसेंटेज की वैल्यू अपने को दी जाती है तो आप उस केस के अंदर क्या किया करो कि एक फॉर्मूला आता है अपना डिस्काउंट का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले में ये परसेंटेज की वैल्यू पुट किया करो और अपने पास ओवरऑल जो भी डिस्काउंट बनेगा वो डिस्काउंट निकल करके आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पुट करोगे तो 20 और 10 30, इधर से आ गया 30, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 200 अपॉन 100, ये आ जाएगा अपने पास 28%। ओवरऑल डिस्काउंट अपने पास 28% आ गया। लेकिन यहाँ पर जो भी अपने पास परसेंटेज की वैल्यू है वो पॉइंट्स में नहीं है, इसलिए आप इजीली ऐसे इसको फाइंड आउट कर पाए। अगर मान लो ये
2% ना देकर के सिंपल 3% दिए हुए होते तो आप इस फॉर्मूले का क्या यूज कर सकते थे क्या? तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे। देखो उस केस में आप कैसे करते, जैसे 10%, 20% और 30% अपने को दे दिया जाता है, और हम चाह रहे हैं कि हम इस फॉर्मूले से ओवरऑल जो भी डिस्काउंट है वो कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करते, पहले इन दोनों को इस फॉर्मूले से सोल्व करते। तो 20 और 10 को लिया तो डिस्काउंट कितना है अपने पास, 28% आया। अब इस 28% को आप इस 30 के साथ में सोल्व करते इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो सोल्व करते हैं, देखो एक बार 30 में 28 को जोड़ोगे तो 58 आएगा, ये 58 आ गया, माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद में आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 30 इंटू 28 और भाग लगा दोगे कितने का, 100 का। इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो अपने पास जो भी ओवरऑल डिस्काउंट निकल करके आएगा 10%, 20% और 30% का, वो अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 8 है अपने पास। लेकिन उसने क्या किया है, अगर सिंपल परसेंटेज होते तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन उसने पॉइंट्स का परसेंट दिया है, वो मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप बहुत ही जल्दी उन परसेंटेज को कैलकुलेट कर दोगे, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लोगे। तो उस तरीके की मैं बात करता हूं, आप देखना, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना, आपका काम काफी सिंपल हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में जोर आए, लेकिन उस प्रोसेस को समझने के बाद में जो क्वेश्चन है वो चाहे किसी भी हिसाब का दे दे आपको, आप बहुत ही फटाफट उस क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। देखो जैसे ये मान लो कि अपने को ऐसे दे दिया जाए, या फिर ये सारी चीजें छोड़ो, पहले आप एक काम करो कि जो भी अपने को परसेंटेज की वैल्यू दी जाती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो फ्रैक्शन के अंदर जैसे इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, जैसे 20% है ना, 30% है एक वैल्यू, और एक 10% है। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो आप। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 20% किसके इक्विवेलेंट होता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी कि अंश और हर की अपोन में जो भी नंबर्स हम लिखते हैं वही भिन्न होती हैं। तो इस 20% को आप लिखोगे तो आएगा 1/5, 30% को आप लिखोगे तो 3/10 आएगा, ऐसे ही 10% को लिखोगे तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है ना। लिखने के दौरान मैंने क्या किया है, परसेंटेज का साइन जब भी हटता है तो 100 का भाग लगता है, 10 से कम 10, 10 का हम 100, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। और ऐसी की ऐसी प्रोसेस मैंने इन दोनों नंबर्स के साथ भी अप्लाई की है। तो क्या पॉइंट वाली वैल्यू हो अपने पास, तो पॉइंट वाली वैल्यू को भी क्या हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। लेकिन उस दौरान आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, और उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा, वो आप डायरेक्ट याद रख लो। तो कोई भी पॉइंट की वैल्यू आएगी उसको आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे 1 जो है वो परसेंटेज में 100 के इक्वल होता है, 100% के इक्वलेंट होता है। ऐसे ही जो 1/2 है वो 50% होता है। 1/3 33 सही, 1/3%, या फिर 33.33%। जो 1/4 होता है वो 25% होता है। 1/5 होता है वो 20% होता है। 1/6 जो है वो 16 सही 2/3% होता है, या फिर आप इसको 16.66% भी लिख सकते हो। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप डायरेक्ट याद रख लो। तो वो कैसे हेल्प करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखो 1/7 जो है वो बराबर होता है आपका 14 सही 2/7% के, या फिर 14.28% के। जो 1/8 होता है वो इक्विवेलेंट होता है अपना 12 सही 1/2%, या फिर 12.5% के। और इस 1/8 के साथ में आप 2-3 वैल्यू और याद रख लो। जो 3/8 है वो आपका 37.5% होगा, 5/8 जो है वो आपका 62.5% होगा, और जो 7/8 है वो अपना 87.5% हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपकी हेल्प, ये आपकी टेबल हेल्प कैसे करेगी वो देखना। जैसे मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे दूं, अब आप इस एग्जांपल को आप समझना कि अपने पास कोई वैल्यू है, जैसे 12 सही 1/2%, और 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%। ये अपने पास एक वैल्यू है। और मैं आपसे कह दूं कि किसी चीज पर ये क्रमागत 3 छूट दे दी जाए, तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल जो भी डिस्काउंट आएगा वो क्या होगा। तो अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है सक्सेसिव डिवीजन का।
अब सक्सेसिव डिवीजन लगाते कैसे हैं वो समझना। सक्सेसिव डिवीजन आप पॉइंट वाले परसेंटेज में तभी लगा पाओगे जब आपको ये वाली चीजें है ना वो डायरेक्ट ध्यान में रहेंगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन से हमेशा थोड़ी बचने की कोशिश किया करो, कम से कम कैलकुलेशन जो हम वो अपने को करनी पड़े। अब सक्सेसिव डिवीजन उस केस में लगता है जब लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि लेन देन जो है वो एक ही चीज के ऊपर हो रहा है, तो आप डेफिनेटली वहां पर सक्सेसिव डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया करो। अब सक्सेसिव डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है वो देखना। अब मुझे ये पता है ना, देखो 12 से ही 1/2% है, वो 12.5% की इक्विवेलेंट ही तो है ये, तो यही तो अपने क्वेश्चन में दे रखा था। और ये जो 14 से ही 2/7% है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये आपका 1/7 के इक्विवेलेंट है, या फिर ये 14 पॉइंट आप एक बार परसेंटेज में लिख लो। और ये जो है ये आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ से ये देख लो आप किसके इक्विवेलेंट मैंने लिखा है। 16 से ही 2/3% जो है वो बराबर होता है 16.66% की। अब मैं आपको सक्सेसिव डिवीजन सिखाता हूं। जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दे दे, या फिर कोई ऐसा परसेंटेज की वैल्यू दे दे जिसमें पॉइंट वाली चीज दी गई है, डिस्काउंट वाले केस में, तो अगर सिंपल परसेंटेज अगर आपको दिया गया है तो आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से कैलकुलेट कर लो, या 100 मान करके कैलकुलेट कर लो। लेकिन जैसा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उसमें पॉइंट वाली परसेंटेज की वैल्यू है, तो आप सक्सेसिव डिवीजन अप्लाई करो। अब इसके अंदर मैं एक बार आपको सक्सेसिव डिवीजन लगा करके दिखा देता हूं, और उस क्वेश्चन को आप खुद से ही बहुत जल्दी फटाफट निपटा दोगे। देखो, सबसे पहले क्या किया करो कि जो भी परसेंटेज वाली वैल्यूज दी गई हैं उनको फ्रैक्शन में लिखा करो। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे भाई? 12 से ही 1/2% फ्रैक्शन में किसकी इक्विवेलेंट है? 1/8 की इक्विवेलेंट है, तो ये तो 1/8 के बराबर होगा। 14 से ही 2/7 जो है वो बराबर होता है आपका 1/7 के, और 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के। तो डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा मार्किंग प्राइस के ऊपर ही मिलता है, एमआरपी के ऊपर ही मिलता है। हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं, कोई भी कपड़ा अपने को लेना होता है, उस कपड़े के ऊपर जो भी प्राइस लिखी हुई होती है, जो भी मार्किंग प्राइस होती है, हम उस दुकानदार से यही कहते हैं कि भैया इसके ऊपर कितने परसेंट का डिस्काउंट है। यानी कि जो एमआरपी है, जो भी मार्किंग प्राइस है, डिस्काउंट हमेशा मार्किंग प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है। तो यहाँ पर मार्किंग प्राइस कितनी है? 8 है। डिस्काउंट कितने का मिला? 1 का मिला। तो पहले प्राइस क्या थी, या फिर यहाँ पर मैं मार्किंग प्राइस लिख देता हूँ या सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। पहले प्राइस 8 थी, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेच कितने में रहा है? 7 में बेच रहा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहले प्राइस 7 थी, बेचा कितने में? 1 का डिस्काउंट देकर के 6 में बेचा। और यहाँ पर जो प्राइस थी वो 6 थी, 1 का डिस्काउंट देकर के कितने में बेच दिया? 5 में बेच दिया। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर दो। वो काम कितना आसान हो गया। कोई चीज कटने वाली हो तो आप इसमें काट दो। ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 से और कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, इस 7 से ये 7 कट गया। अब और कोई चीज कट नहीं रही है तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 दूनी 8 और ये 5। ये तो है आपकी मार्किंग प्राइस, तो ये है आपका डिस्काउंट। टैग लगाया 8 का, बेचा कितने में? 5 में। यानी कितना कम में बेचा? 3 कम में बेचा। तो 3 को ऊपर रख दो। मार्किंग प्राइस क्या थी? 8 थी, 8 को नीचे रख दो, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3/8 इंटू 100, या तो आप 300 के अंदर 8 का भाग लगा करके कैलकुलेट कर लो, या डायरेक्ट अपने को पता है कि जो 3/8 है वो 37.5% की इक्विवेलेंट होता है। यानी कि जो अपना आंसर है वो 37.5% आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव डिवीजन का। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को निश्चित तौर पर समझ लें। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी केस में अप्लाई होता है जब लेन देन हमेशा एक चीज के ऊपर हो। अब उस क्वेश्चन को देखें और आप एक बार उस क्वेश्चन को इस सक्सेसिव डिवीजन वाले तरीके से लगाने की कोशिश करना। देख लो, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रहा अपना। अब देखो, 20% की बात की, उसने क्या कहा है? 3 क्रमिक छूट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है। जैसे ही नाम सक्सेसिव का आया आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर तो सक्सेसिव डिवीजन लगेगा। 20% की बात की तो 5 से 4, 10% की बात की यानी कि 10 से 9, 12.5% कितना होता है? 12.5% तो 1/8 होता है, यानी कि 8 से 7। ये लो सोल्व कर दो, कटने वाली चीज जो भी हो उन्हें काट दो तुरंत। ये 4 से कट गया 2 पर। और कोई चीज कट रही है क्या यहाँ पर? और कोई चीज नहीं कट रही, तो देखो ये 50 और ये 2,
ये 100 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई किया 10.50 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, 9 से 63 आ गया। 100 का तो टैग लगाया, बेचा कितने में, 63 में बेचा, यानी कितने कम में बेचा, 37 कम में बेचा। परसेंटेज निकाला है, ये तो 100 मार्किंग प्राइस थी तो 100 इंटू 100 यानी कि 37% का उसने ओवरऑल डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। 100 मानकर करते तो बहुत टाइम लगता, फॉर्मूले से करते तो भी टाइम लग जाता। ये वाला जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है इस प्रकार के सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चंस को हैंडल करने का। 20 पर ये अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस से बताता हूँ। देखो जो 20% होता है, जो भी परसेंटेज की वैल्यू होती है ना उनको आप फ्रैक्शन में लिखा करो। तो 20% जो होता है वो तो 1/5 के इक्विवेलेंट होता है ना फ्रैक्शन में, तो ये तो 1/5 हो गया। ये कितना होता है, ये 1/10 होता है। और ये जो होता है ये 1/8 होता है। डिस्काउंट कितने का दिया है, 1 का दिया है तो 5 का टैग लगाया, 1 कम में बेचा यानी 4 में बेचा। टैग 10 का लगाया, 1 कम में बेचा यानी कि 9 में बेचा। यहाँ पर जो टैग है वो 8 का लगाया है लेकिन 1 कम में बेचा है यानी कि 7 में बेचा है। कटने वाली जो भी चीज होती है उनको काट दिया करो। और एक चीज का यहाँ पर खास ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत काट देना जैसे 1:2, 3:2, 5:1 है, तो कभी भी इनको ऐसे मत काट देना आप। ये रेशियो की वैल्यूज हैं, ऐसे नहीं कटेंगी, ये हमेशा इस तरीके से कटती हैं। तो इस तरीके से हमने काटा है और जो आंसर है वो अपना कितना आ गया है 37%, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। ये सक्सेसिव डिवीजन आपकी उम्मीद करूंगा कि ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है ये डीआई का क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपसे एक डीआई का क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको उस डीआई की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में ही मिले। हो सकता है जो डेटा है वो डेटा आपको बार डायग्राम के फॉर्मेट में मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको पाई चार्ट के फॉर्मेट में मिल जाए जैसा अपने को कल वाले क्वेश्चन में मिला था। और हो सकता है कि वो जो आपको किसी मिसलेनियस चार्ट के फॉर्मेट में मिल जाए। तो थोड़ी सी बात मैं एक बार डीआई की करूंगा और आप इस क्वेश्चन को देखते ही वैसे सोल्व कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन ये तो लाइन ग्राफ है, लेकिन और कोई डेटा जो और किसी फॉर्मेट में दे दे तो अपने को पता तो होना चाहिए कि ये ग्राफ किस किस तरीके से अपने को एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो यदि मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा डीआई की, कि आखिर ये डीआई चीज क्या होती है। तो डीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस चीज का मतलब होता है दिए गए डेटा को भली भांति समझना या ठीक तरीके से समझना। अब यहाँ पर जो भी डीआई के क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के अंदर अपने को 3-4 टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अपनी जो अर्थमेटिक स्किल्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो अपनी अच्छी होनी चाहिए। एक तो आपको डीआई इनके नॉर्मल फॉर्मेट के ऊपर दिया जा सकता है जैसा अपने को अभी तक दिया जा रहा है। इसके अलावा परसेंटेज के ऊपर बेस्ड एक डीआई हो सकता है जैसे कल वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा जो एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डीआई के कॉन्सेप्ट के साथ में मिक्स करके कई बार पूछ बैठता है। तो यहाँ पर जो अपने को डेटा दिया जा सकता है वो किस किस फॉर्मेट में दिया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊं वो आता है टेबल। हो सकता है कि जो आपके डेटा है वो आपको टेबल की फॉर्म में दे दे, यानी कि कुछ इस प्रकार से टेबल बनाकर दे दे अपने को। जैसे यहाँ पर ए, बी, सी और डी, ए ने जितने भी नंबर प्राप्त किए वो यहाँ लिख दे, ऐसे बी के लिख दे, ऐसे सी के लिख दे, ऐसे डी के लिख दे और उस हिसाब से आपसे कैलकुलेशन करवा ले। या फिर जो सेकंड तरीका, जो सेकंड अपना चार्ट हो सकता है वो हो सकता है आपका बार डायग्राम का। बार डायग्राम का हो सकता है। तो बार डायग्राम किस टाइप का होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जो बार डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ इस हिसाब से बार डायग्राम होता है। ये आपने देखा भी होगा जब भी क्रिकेट का मैच होता है उसके अंदर दिखाते हैं ना किस ओवर में कितने रन बने, किस ओवर के अंदर सबसे ज्यादा रन बने, किस ओवर में कम रन बने। तो एक ऐसा ग्राफ दिखाते हैं जिसमें जब ज्यादा रन बनते हैं ना तो वो जो इमारत है वो काफी ऊंची चली जाती है, जिसमें कम रन बनते हैं वो थोड़ी सी छोटी बन जाती है। तो वो ग्राफ क्या है, वो आपका एक बार डायग्राम होता है। तो यहाँ पर भी अपने को बार डायग्राम की फॉर्मेट में डेटा देकर के भी डीआई का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है
पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट का क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी करवाया था, वहां पर मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी डीआई की, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी थोड़ी जरूरी है कि डेटा जो है वो किस किस फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है। तो जो पाई चार्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये कुछ इस हिसाब से दिया जाएगा, एक सर्कल दिया जाएगा और इसमें जो है कोई भी वैल्यूज जो है वो पुटअप करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो डेटा देने का एक तीसरा तरीका हो गया। अच्छा, चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है आपका लाइन ग्राफ या लाइन डायग्राम। जो आज वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो एक लाइन डायग्राम है। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है लाइन डायग्राम में वो किस हिसाब से दिया जाएगा, देखो वो आपको कुछ ऐसे दिया होगा कि ऐसे कुछ लाइंस बना करके दे देगा इस तरीके से, और कोई भी चीज अपने से पूछनी होगी वो अपने से पूछ लेगा। ये तो थोड़ा सही नहीं बना, इसको थोड़ा सही बनाता हूं मैं। कुछ इस हिसाब से लाइन ग्राफ जो है वो अपने को दे करके उसमें डेटा डाल करके अपने से डीआई का क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसा अभी अपने से पूछा है। तो किस किस हिसाब से डेटा दे सकता है? टेबल फॉर्म में दे सकता है, बार डायग्राम के फॉर्मेट में दे सकता है, पाई चार्ट के फॉर्मेट में दे सकता है, और लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में दे सकता है। अगर इन चारों फॉर्मेट के अलावा कोई अदर फॉर्मेट वो यूज करता है तो उसको बोला जाता है मिसलेनियस ग्राफ, कुछ अलग टाइप का ग्राफ। और ये जो आपका लाइन चार्ट होता है ना, ये लाइन चार्ट आपका कहीं ना कहीं बार डायग्राम से ही प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है देखो, एक बार बनाऊं क्या मैं इससे, देखो ये आपके, ये चीज आपके काम की नहीं है लेकिन मैं एक बार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ। देखो कि बार डायग्राम से आपका लाइन डायग्राम कैसे बनता है। जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिलाओ, आप मिला दिया, और जो इसके जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला दो, तो देखो लाइन ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही इस लाइन ग्राफ से आप बार डायग्राम को भी बना सकते हो। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी डीआई की। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ये लाइन डायग्राम है, अभी हमने बात की लाइन डायग्राम की। निम्न रेखा आरेख विभिन्न वर्षों में किसी देश के निर्यात और आयात को दर्शाते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को दर्शाते हैं। निम्न में से किस वर्ष में व्यापार संतुलन यानी कि निर्यात माइनस आयात यानी कि डिफरेंस की बात कर रहा है, सबसे अधिक है? यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। वैसे इसको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि कौन सी जो रेखा है वो आपकी इंपोर्ट को बता रही है और कौन सी जो लाइन है वो आपकी एक्सपोर्ट को बता रही है। उसने ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन जो चीज उसने दी है उससे हम इसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो 2015 के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 40 का है। यहाँ पर देखो 2016 में 140 और 110 यानी 30 का डिफरेंस है। अपने को मैक्सिमम डिफरेंस देखना है। 160 और 100 के बीच में डिफरेंस 60 का है। 170 और 135 के बीच में डिफरेंस 35 का है, और 150 और 120 के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 का है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंस आपको किस ईयर के अंदर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है 2017 में। 160 और 100 के बीच में 60 का डिफरेंस है, यानी कि 2017 के अंदर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस था वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2017, ऑप्शन नंबर बी। आया होगा आपके समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी के पास मिला करके 1500 रुपए हैं। तो है ए और एक है बी, दोनों के पास मिला करके कितने रुपए हैं? 1500 रुपए हैं। यदि ए की धनराशि का 4/5 भाग, जो भी ए की धनराशि है उसका 4/5 भाग ए की धनराशि का 4/5 भाग बी की धनराशि के 7/10 भाग के बराबर है। जो बी की धनराशि है के 7/10 भाग के बराबर है। तो अपने से पूछा क्या है, तो ए के पास कितनी धनराशि है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कटने वाली चीज काट दो, ये 5 से 2 बार कट गया। ए और बी का रेशियो निकालो आप। ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 7 अपॉन ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है,
ए और बी का रेशियो निकाला, ए इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इधर 7 है 4 उधर जाकर के 8 हो जाएगा। तो ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास कितना आ गया, 7:8 आ गया। और ए और बी का जो सम है वो कितना है, वो अपने पास 1500 है। अब आगे देखो, तो ए के पास कितनी धनराशि है, ए की जो धनराशि, कहीं गलती थोड़ी की हमने, देखो ए और बी जो है, ए और बी के पास 1500 रुपए है। यदि ए की धनराशि का 4/5 भाग बी की धनराशि के 7/10 भाग के बराबर है, तो ए के पास कितनी धनराशि है, तो यहाँ से 5 से 2 पर कट गया और ये 4 इधर आकर के 8 हो गया। अब आगे देखो आप, तो 8 और 7 का सम करो आप, कितना आ जाएगा, 8 और 7 का सम आ जाएगा अपने पास 15, यानी कि जो 15 की वैल्यू है वो 1500 की इक्विवेलेंट है। 1500 की इक्विवेलेंट किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू है अपने से, तो ए के पास कितनी धनराशि है, जिसकी वैल्यू पूछी जाती है हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसने अपने से पूछा है ए की वैल्यू, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के 3:2 अनुपात में 400 छात्र हैं। तो नए छात्रों को प्रवेश दिया गया और यह अनुपात अब 16:9 में बदल गया। उन लड़कों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने प्रवेश लिया था। देखना, इसको ठीक से समझने की कोशिश करना। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 400 हैं, जिसमें बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है, यानी कि जो बॉयज हैं और जो girls, उनका रेशियो कितना है, 3:2 का रेशियो। तो ये जो 3 और 2 का जो सम है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो 400 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे कर लिया करो, 3 और 2 का सम किया तो 5 आया, 5 बराबर हो गया 400 के, तो 1 बराबर हो गया आपका, इस 5 का इधर जाकर के भाग लगेगा तो ऐसे ही तो होता है 400/5। इतना लिखना नहीं है, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 400/5 और वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को, बॉयज और गर्ल्स की निकालनी है। तो बॉयज की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 240। और ऐसे ही यदि आपको निकालनी है गर्ल्स की वैल्यूज, तो 400 बराबर है 5 के, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये तो 80 है, तो ये कितना आ गया, 160 आ गया। लेकिन इतना नहीं लिखना, फिर कैसे करना है आपको, क्या करना है, देखो 400 जो है वो किसके बराबर है, 400 जो है अपना वो बराबर है 3 और 2 5 के। वैल्यू किसकी निकालनी है, यदि बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, जी की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अपने को बी की वैल्यू निकालनी है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस मैंने किया क्या है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मेट में सीधे ही लिख दिया है। तो आपको भी ये लाइन सीधे लिखनी है, इतनी सारी रामायण अपने को नहीं लिखनी है। एक तरीका और है, उस तरीके से देखो आपको कुछ लिखना ही नहीं है, 3 और 2 5 यहाँ पर हो गया, 5 बराबर है 400 के, यानी कि जो 1 की वैल्यू है, आप ऐसे देखो 3 और 2 क्या है, 5 के बराबर है, तो 5 का कितना गुना 400 है, तो आप कहोगे कि ये तो 80 गुना है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, बॉयज की, तो इस 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 240 आ गया। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप, लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो अपने पास जो बॉयज हैं उनकी संख्या आ गई 240, और जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है अपने पास, 160। चलिए जी, अब अपने पास टोटल कितने कैंडिडेट हैं स्कूल में, तो 240 में आप 160 को ऐड करोगे तो 60 उसको दो 300, और ये कितना आ गया, 400 आ गया। तो स्टार्टिंग में स्कूल में कितने छात्र हैं, 400 छात्र हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि 100 नए छात्रों को प्रवेश दिया गया, यानी कि 400 प्लस 100 कितने हो गए, 500 हो गए। अब कैंडिडेट कितने हो गए हैं, प्रवेश देने के बाद, देने के बाद टोटल स्टूडेंट्स, इस 400 में मैंने 100 को जोड़ा तो कितना आ गया, 500 आ गया। लेकिन अपने को निकालना क्या है, उन लड़कों की संख्या याद करें जिन्होंने प्रवेश लिया था। अपने को लड़कों की संख्या निकालना है जिन्होंने प्रवेश लिया है। तो आप क्या करोगे, देखो प्रवेश के बाद टोटल बॉयज निकाल लो आप,
ये वैसे देखा जाए 2 लाइन का सवाल है, आपकी समझ में आ जाए इसलिए मैं इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ इस सवाल की। प्रवेश के बाद में टोटल बॉयज कितने हैं, तो आप ये देखो टोटल कैंडिडेट कितने हुए, 500 हुए। रेशियो दे रखा है 16:9, तो बॉयज का रेशियो क्या है, 16 है ना, और टोटल रेशियो 25 है, लेकिन अपने को तो केवल बॉयज का रेशियो उठाना है, तो आप 16/25 मल्टीप्लाई कर दो 500 से। अब इसको सोल्व कर दो, 20 आ गया, 16 दूना 32, तो 320 आ गया। यानी कि जब 100 नए छात्र आते हैं तो आपके जो बॉयज जो हैं वो 320 हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में अपने पास थे 400, और स्टार्टिंग में अपने पास जो टोटल कैंडिडेट थे वो कितने थे, अपने पास 400 थे। और एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हाँ, स्टार्टिंग में जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 400 है ना, और अब जो अपने कैंडिडेट हैं वो 320 है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास जो बॉयज निकल करके आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके सवाल। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।